जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए कर रहे हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाणु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंडाणु यानी कि ओवम। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह अंडाणु होती है, या स्त्री प्रजनन तंत्र की कोशिका है और नग्न नेत्र से भी देखी जा सकती है। इसका व्यास लगभग 0.1 मिलीमीटर यानी कि 100 माइक्रोन होता है। यह आकार में सबसे बड़ी होती है लेकिन संख्या में सबसे कम। तो ध्यान रखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह शुक्राणु होती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह मांसपेशी होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह आकार में अंडाणु होती है। सबसे लंबी कोशिका मांसपेशी होती है और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है आकार में वह अंडाणु होती है यानी कि ओवम होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि दर्पण की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा। आपसे पूछा है कि यदि दर्पण की दूरी जो है दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन है, समान रहेगा। ऐसा क्यों, चलिए जान लेते हैं। तो यदि दर्पण समतल हो या उसकी दूरी वस्तु से दुगनी या चौगुनी कर दी जाए तो भी प्रतिबिंब की आकार और स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, द्रव में तैरती वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। आपसे पूछा है कि द्रव में तैरती वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपथन बल कार्य करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबी होती है या तैरती है तो उस पर द्रव की ओर से ऊर्ध्व दिशा में एक बल लगता है जिसे अपथन बल कहते हैं। यह बल ही वस्तु को तैरने या हल्का महसूस होने का कारण बनता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत समझाता है। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो यह द्रव एक ऊर्ध्व अपतन बल लगाता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख का कौन सा भाग जो है प्रकाश को फोकस करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्निया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है। यह आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को मोड़ता है और उसे लेंस की ओर फोकस करता है। प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन कॉर्निया के द्वारा ही होती है जिससे वस्तु की साफ छवि रेटिना पर बनती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होता है तो कौन सी घटना होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश होता है तो जो घटना होती है वह अपवर्तन होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे हवा से पानी या कांच से हवा, तो उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यह घटना इसलिए होती है क्योंकि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्या कहता है अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह समान रेखा की ओर या उससे दूर मुड़ जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह घनत्व में अधिक या कम माध्यम में जा रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव हृदय का कौन सा भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजता है। आपसे पूछा है कि मानव हृदय का कौन सा भाग जो है अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक भेजता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दायां निलय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मानव हृदय का दायां निलय अशुद्ध रक्त को फुसफुसी धमनियों के माध्यम से फेफड़ों तक पंप करता है। वहां पर रक्त शुद्ध हो जाता है और फिर वापस हृदय के बाएं अलिंद्र में आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है। आपसे पूछा है कि रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्रिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हिप्रिन एक प्राकृतिक
एंटिकोअगुलेंट है जो रक्त में थक्का जमने से रोकता है। यह यकृत, फेफड़ों और कुछ श्वेतरक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिन की क्रिया को अवरुद्ध करता है। थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से? थ्रोम्बिन जो है रक्त जमाने वाला एंजाइम है, फाइब्रिन रक्त बनाने वाला प्रोटीन जाल है और हेपरिन थक्का जमने से रोकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी कोशिकाएं शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। आपसे पूछा है कौन सी कोशिकाएं जो है शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स शरीर में घाव भरने और रक्त का थक्का बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में कोई घाव होता है या चोट लगती है तो प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाते हैं और थक्का बनाकर रक्तस्राव रोकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर को, देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी तरंग बिना माध्यम के चल सकती है। आपसे पूछा है कौन सी तरंग जो है बिना माध्यम के चल सकती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह माध्यम के बिना भी चल सकती है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक शून्य में से होकर भी पहुंचता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर विशेषताएं बताएं आपको तो इन्हें गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये स्थान में भी यात्रा कर सकती। इनमें शामिल है प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की त्वचा का रंग जो है किस पर निर्भर करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की त्वचा का रंग मुख्य रूप से मेलानिन नामक रंजक पर निर्भर करता है। मेलानिन त्वचा, बाल और आंखों में पाया जाता है और यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से संरक्षण भी करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। आपसे पूछा है कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो ऊर्जा या पोषक तत्व, सबसे अधिक जो हमें ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है वो आपका ऑप्शन बी, वसा है। वसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ही ऊर्जा मिलती है। विटामिन जो होते हैं वह ऊर्जा नहीं देते बल्कि शरीर के कार्यों में सहायक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह पाचन, विसरण और पित्त रस निर्माण जैसी कई महत्वपूर्ण क्रियाओं में भाग लेता है या दोहरा कार्य करता है और ग्रंथि के रूप में भी और अंग के रूप में भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। आपसे पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण जो है किस अंग में होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा में। गुर्दा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दा यानी कि किडनी शरीर का वह प्रमुख अंग है जो रक्त का शुद्धिकरण करता है। यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन और अतिरिक्त जल को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को फिल्टर करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है कौन से होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन वह विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं होते। ये विटामिन शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी नियमित आवश्यकता होती है। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं मैक्सिमम बी कॉम्प्लेक्स और सी होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। हाँ, वसा में घुलनशील विटामिन भी ध्यान रखिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह ए, डी, ई और के है। ये शरीर में वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जल का शुद्धतम रूप क्या है। आपसे पूछा है कि जल का शुद्धतम रूप क्या होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्षा जल जो होता है वह जल का शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल, रेन वाटर, प्राकृतिक रूप से वाष्पन और संघनन के बाद गिरता है, इसलिए यह शुद्धतम रूप होता है। यह पानी, खनिज, लवण और अशुद्धियों से मुक्त होता है जब तक यह प्रदूषित वातावरण के संपर्क में न आए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वर्षा जल को
डिस्टिलाइट वाटर के समकक्ष माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। आपसे पूछा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। इसके बाद ये तिल्ली, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं, में नष्ट हो जाती है। इसलिए तिल्ली को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। आपसे पूछा है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्गन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। इसमें आर्गन और कभी कभी नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। यह गैसें टंगस्टन फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाती हैं और इसे लंबे समय तक गर्म रहने में मदद करती है। ऑक्सीजन जैसे गैसें फिलामेंट को जला देती हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं किया जाता। अब पूछा है अगला प्रश्न, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। जहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधता है तो यह चमकीला लाल रंग देता है। जब यह ऑक्सीजन मुक्त होता है तो थोड़ा गहरा लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कार्य क्या है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ अंश भी ले जाता है, रक्त को रंग देता है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शरीर में पाचक एंजाइम सबसे पहले कहां कार्य करता है। आपसे पूछा है कि शरीर में पाचक एंजाइम जो है सबसे पहले कहां कार्य करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंह में कार्य करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया शरीर में सबसे पहले मुंह से शुरू होती है, जहां लार में पाया जाने वाला पाचक एंजाइम टाइलिन स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है। यह पाचन की रासायनिक प्रक्रिया की शुरुआत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं। आपसे पूछा है कि श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी बनते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38। जब एक ग्लूकोज का अणु शरीर की कोशिकाओं में संपूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कुल मिलाकर 38 एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु बनते हैं। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहा जाता है। यह ऊर्जा कोशिका के सभी कार्यों में उपयोग होती है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रेलवे एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया, अभी टाइम है 2 महीने का। आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए और पूर्व में बहुत सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं साइंस के, जीके, जीएस के भी, वहां से भी आप रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।